नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे सफलता सीरीज में। तो हम जो है रीतकाल पे बात कर रहे थे, तो चलिए आज उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि केशवदास किस राजा के आश्रय में थे। तो फिर ये आपको पता ही होगा, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के। केशवदास का जन्म कब हुआ? तो 1555 में। ओके। केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क के संप्रदाय में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है। तो बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद को अपनाया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहारी को दोहा के बादशाह हैं किसने लिखा है? तो संस्कृत के आचार्य जो हैं बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि बिहारी दोहा के बादशाह हैं। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इक्ष्वाकु के रचयिता कौन है। तो ये हो जाएंगे बोधा। हम बार बार बता रहे हैं आप सभी को कोई बोधा आलम और घरानंद की रचनाएं, उनकी पंक्तियां जरूर याद कर लीजिए, बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बोधा का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था बुद्धसेन। अगला क्वेश्चन है रसलीन का मूल नाम क्या था। तो रसलीन का मूल नाम था सैयद गुलाम नबी। जैसे यहाँ पे रसलीन का पूछ लिया गया, वैसे बोधा का भी पूछ सकते हैं और देव का भी पूछ सकते हैं। तो बोधा का बुद्धसेन, देव का देवदत्त था। ये आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो यहाँ ये कहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक शब्द पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। तो यहाँ पे प्रवृत्ति नहीं है रीतकाल की, वो बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नारी के आदर्श रूप का चित्रण यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है। जबकि जो है आचारत्व प्रदर्शन है, अलंकार के प्रति विशेष आग्रह और नक्षिक वर्णन यहाँ पे मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मेरी भव बाधा रो राधा नागर सोय जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होय में रेखांकित अंश से संकेतित है। यहाँ पे ये रेखांकित है श्याम हरित दुत होय, तो इससे संकेतित है श्याम मतलब कौर वर्णीय राधा का श्याम वर्णीय होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी का जन्म कब हुआ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जन्म अनुमेय भी पूछ लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि शनि कज्जल जस चक्ष लगन उपज्यो सुदिन स्नेह क्यों न निपत्य हुए भोग्य लह सुदेश सब देह। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? तो यहाँ पे जो है ज्योतिष विषय ज्ञान है। शनि कज्जल चख जस लगन में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो पद्म सिंह शर्मा है। इम्पोर्टेंट हो। बिहारी को ध्वनि वादी का भी माना है तो डॉक्टर नगेंद्र, और अश्वादी किसने माना है? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि तोपे वारु उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हैं उर्वशी समान। इसमें पहली बात तो आपको अलंकार कौन सा है ये बताना है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस पंक्ति का अलंकार जरूर पूछा जाता है। तो किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिएगा तो पूछा ही जाता है। तो इसमें जो है रत्नाकर ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अप्सरा विशेष, उर्वशी और भूषण विशेष। उर्वशी का यहाँ 3 मतलब निकल रहे हैं, तो यहाँ श्लेष होगा या यमक होगा, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिहारी रत्नाकर किसकी रचना है? तो वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, जो 1921 में रचा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी की किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? तो यहाँ पे बिहारी का दोहा देखते हैं किसमें भक्ति नहीं है, वो देखते हैं। तो पहला है कि जम कर मुँह तरहरी पर्यो इहि धरहर चित लायो, विषय तुषा परिहर अजो नरिहर के गुण गायो, इसमें है। ठीक है। बी में है कि मेरी भवाधारो राधा नागर सोय, जातन की छाई परे श्याम हरिदुत होय। इसमें भी ये भी जो है मेरी भवधारों में भी अलंकार पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा ही जाता है। तो इसमें भी भक्ति संदर्भ है। सिंह की अजो तरन्यो ही रहे, सुत सेवक एक संग नाग बाज बेसर लहो, बस मुक्तन के संग, इसमें है। फिर डी वाला ऑप्शन है, इसमें क्या है? इसमें लिखा है कि फिर चित उत ही रहो, तो टूटी लाज की लाओ, अंग अंग छवि छोर पे भयो भौर की। यहाँ पे भक्ति भावना नहीं दिखाई देती है, आप लोग इतना तो समझते ही होंगे। इसमें भक्ति भावना नहीं है और ऊपर तीनों में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रशखान आलम ठाकुर, घनानंद बोधा और दुर्देव का नाम लिखा जाता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। तो कथन किसका है? तो ये कथन विश्वनाथ प्रसाद का है। ऐसा लग रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसका है? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है डायरेक्ट तो नाम लेते नहीं, इन्हें इनके उनके ऐसे लिखते हैं। तो इसमें लिखा इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। घनानंद का नाम विश्वनाथ प्रसाद ने लिया है, तो विश्वनाथ प्रसाद का ये हो जाएगा। ठीक है। अगर रामचंद्र शुक्ल की जो है जी का कथन पहचानना है तो उनकी यही विशेषता, वो डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं, इनकी उनकी उन्हें इनमें ऐसा प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मीत सुजान अनीत कर जिन, हाँ हाँ ना हो जियो मोहि अमोही, ठीक और कहूँ नहीं ठौर, फिर द्रग रावरे रूप की दोही, एक विश्वास की टेक गहे लग आस रहे, बस प्राण बटोही, हो घनानंद जीवन मूल दई कित प्यासन मारत मोही। उक्त शवैये के संदर्भ में किसी विकल्प में विरोधी भाव नहीं है। तो यहाँ ठिठौर में जो है विरोधी भाव नहीं, जबकि मीत अनीत में है, मोही अमोही, जीवन मूल प्यासिन में है, जबकि जो है ऑप्शन डी में नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा भाषा भूषण। भाषा भूषण किसका है? तो वो है जसवंत का। अगला क्वेश्चन है कि रीतकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतीयों के पिता थे? तो आप सबको पता होगा कि गोपाल चंद गिरधर दास जो है इनके पिता थे। इनका जो प्रथम नाटक जो है नहुष है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कवित्र रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो कवित्र रत्नाकर में 5 तरंग दिए गए हैं ना, बताए थे और पूछे भी थे कि कमेंट करके बताइएगा कि पूछ लिया जाता है। तो देखो यहाँ पूछा गया है, देखो वो पिछला क्वेश्चन था जो 21 में पूछा गया है। इसलिए कहते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आसपास, जैसे विषय क्या है, छंद उसमें क्या है, ये सब कितने अध्याय हैं, तरंग में है किस में है, ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि
वो अगले परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी शस्यई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी शस्यई में कितने हैं? 713 दोहे हैं। और कोई कोई विद्वान इनको 719 भी बताते हैं, लेकिन जो है जगन्नाथ रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या कितनी बताई है? तो वो बताई है 713। यहाँ शुक्ल का कथन इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि हम बता चुके हैं तो बार बार वही चीज़ रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रीतकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो यहाँ पे हो जाएगा मिश्र बंधु। ये जो मिश्र बंधु का काल विभाजन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। मिश्र बंधु का एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, एक जो है गियर्सन का जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है। तो देख लेते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। तो इन्होंने जो है प्रारंभिक काल को दो खंड में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। तो पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी है, उत्तर 1344 से 1444 है। और मध्य माध्यमिक काल को भी दो खंडों में, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ में। तो पूर्व जो है 1445 से 1560 विक्रमी है, और जो है प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 है। चलिए आगे देखते हैं। अलंकृत काल को भी दो भागों में, पूर्वालंकृत जो 1681 से 1690 विक्रमी है, इनका सन भी संवत्सन सब याद करना, क्योंकि जो है पूछ लेते हैं कि मिश्र बंधु ने अलंकृत काल का समय क्या माना है, तो ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, तो याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी। फिर चौथा है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल को 1890 से 1924 विक्रमी। फिर है वर्तमान काल। वर्तमान काल को 1926 विक्रमी से अब तक माना है। तो 5 काल विभाजन किए हैं, जो ऊपर के 3 हैं उनको 2-2 खंडों में विभाजित किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की है? तो फूल मंजरी किसका है? मतीराम का है ना। देखो इसमें फूल मंजरी जो मतीराम में जो है 60 दोहे हैं। देखो इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे ये पूछा फूल मंजरी किसका, फूल मंजरी में पूछ लिया जाएगा दोहे कितने हैं। इसी एक फूल का वर्णन किया गया है फूल मंजरी में। रस सिद्ध कवियों और आचार्यों में इनका प्रमुख स्थान है। चिंतामणि के सगे भाई थे, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। मतीराम किस कवि के सगे भाई थे? तो चिंतामणि के। यहाँ शुक्ल का कथन है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। किसको छोड़ के? पद्माकर को छोड़ के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि गृहस्थी का कवि कहा। गृहस्थी का कवि किसको कहा है? इम्पोर्टेंट है, मतीराम को। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है, तो वो है कविप्रिया। ठीक है, और इनके जितने भी ग्रंथ हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका विषय उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ काव्य प्रकाश किसका है? तो काव्य प्रकाश चिंतामणि का है, यानी कि एक 4 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ 1 4 एक ही में है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और चलिए मिला लेते हैं। रसराज किसका है? रसराज मतीराम का है, अभी ऊपर देख के आया है ना। और रसविलास किसका है? तो रसविलास देव का है।
और जो है रस सारांश किसका है, तो वो है भिखारी दास का। ये सब आप लोग को याद हो गया होगा, कितनी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए PYQ लगाना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो रिपीट होता रहता है तो मेमोरी में फीड होता रहता है। ये देखो यहाँ पे काव्य प्रकाश चिंतामणि, रसराज मतीराम, रसविलास देव का है, रस सारांश भिखारी दास का, और रस प्रभोत जो है रसलीन का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मेरी भवबाधा और राधा नागर सोई निम्न में से किस कवि का है, तो सबको पता होगा, ऊपर भी आया है, बिहारी जी का है। ठीक है, इसमें अलंकार आप लोग को बताना है, नहीं बताएंगे तो हम बता देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ है। ये हिंदी के प्रधान, तो यहाँ ये तो पता आपको चल गए हो कि सीधा नाम नहीं लेते हमारे शुक्ल बाबा, ये वो करके बात करते हैं। तो फिर यहाँ पे किसके बारे में अगर आपको पता होगा भाषा भूषण किसकी, तो आप लगा लेंगे। तो भाषा भूषण किसकी यह पता होगा क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है, तो वो महाराज जसवंत सिंह का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है, तो ये है घनानंद, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाषा का जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। ठीक है, भाषा का अचूक अधिकार करके आप लोग घनानंद के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ऐसा याद कर सकते हैं कि कुछ की पॉइंट उठा के याद करिए, पूरा कोटेशन नहीं देखिए, याद हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है, तो वो है बिहारी ने। किसने कहा है ये, तो ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो चिंतामणि काव्य प्रकाश, भूषण का अंग दर्पण, मतीराम का रस रह तसले। तो यहाँ पे भूषण का तो अंग दर्पण है नहीं, क्योंकि अंग दर्पण किसका है, एक मिनट, कुछ यहाँ हमने गलत पढ़ा है, कौन सा जोड़ा सही लिखा है ना, तो ये अंग दर्पण रसलीन का हो जाएगा, शिवा भवानी भूषण का हो जाएगा। तो यहाँ पे चिंतामणि जो है यही वाला सही हो जाएगा। काव्य प्रकाश किसका है, चिंतामणि का, और रस रहस्य किसका है, कुलपति मिश्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है, तो यहाँ हो जाएगा श्रृंगार। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी किसका है, तो वो है नंददास का। अगला क्वेश्चन है कि केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है, तो वो केशवदास जो है रीतिबद्ध कवि थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिवा बाहुनी के रचयिता का नाम है, तो अभी आप लोगों ने नीचे पढ़ा होगा कि भूषण है। तो शिवा बाहुनी जो है भूषण का है, और छत्रसाल दर्शक और शिवराज भूषण ये भी जो है भूषण का ही है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहारी का जन्म जो है हुआ था वो 1595 में हुआ था, ठीक है, और जो है भूषण का कब हुआ था, तो भूषण का 1613 में हुआ था, और मतीराम का 1617 में, और देव का 1673 में। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।
आगे के क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।